जह चक्केण यचक्की छखण्डं साह्यम् अवीक्षेण तह मयि चक्केण मया छखण्डं साह्यं सम्मम्। हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं 200 गुणस्थानों की। खरेखर ये जो चार्ट बन रहा है अभी हम अभ्यास कर रहे हैं सरसरी नजर से, वो 200 गुणस्थानों का नहीं है, खरेखर वह 14 गुणस्थानों का है। इसीलिए तो हम जो टेबल बना रहे हैं उसमें मैं बार बार ये कह रहा हूं 14 into 3 42 टेबल्स उसमें कंप्लीट करेंगे। तो 200 नहीं, ये पूरे 14 गुणस्थानों का एक विवरण होगा, एट ग्लांस हमको देखने मिलेगा। हम कह सकते हैं गोमटसार कर्मकांड के दूसरे अध्याय का ये सार है, ये 2-3 क्लासेस। और गुणस्थान विषय भी अच्छे से पकड़ में आ ही रहा है। उसमें जीवकांड का विषय तो है ही गुणस्थान, तो एक जीवकांड का भी सार है, हम कह सकेंगे प्रारंभिक पार्ट का। एनीवे, कल 2 गुणस्थानों पर हमने चर्चा की थी। मिथ्यात्व गुणस्थान की चर्चा करते समय उसमें हम इस निर्णय पर पहुंचे कि वहां पर 117 प्रकृतियां बंधने योग्य हुआ करती है, उससे ज्यादा नहीं बन सकती। कम तो बनती ही है, एक आध जीव को बंधेगी ही, और ये नाना जीव की तरफ से किया गया कथन है। उदय में आने योग्य 117 प्रकृतियां कही थी और सत्ता में रहने योग्य 148 प्रकृतियां कही थी। दूसरे गुणस्थान में बंधने योग्य 101 प्रकृतियां, क्योंकि बंध घट गया है इसका। उदय में आने योग्य प्रकृतियां भी इसकी 111 हो गई। घात की 6 प्रकृतियां उदय में नहीं आती है, जो पहले गुणस्थान में आती थी। हमने काफी विश्लेषण कल देखा है। और सत्ता में भी इसके 145 प्रकृतियां रहती है, जो नहीं रहती तीर्थंकर आहारक, उसकी भी हमने चर्चा कर ली थी। एक विशेष प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा वैसे, जब जैसे पहले गुणस्थान में जब बनने योग्य 117 कही, उदय में आने योग्य 117 कही है, तो सत्ता में 148 कैसे? सत्ता में 148 प्रकृतियों का तात्पर्य यह है, सत्ता में तो है, अभी उदय में नहीं आ सकती है। उदय में आएगी, सत्ता में है तो आ सकेगी उदय में। कब? आगे गुणस्थानांतर होने पर आ जाएगी। इस गुणस्थान में उदय में नहीं आएगी। गुणस्थान बदलने के बाद यही जो सत्ता में पड़ी है, फिर वहां पर उदय में आ सकते हैं समय पाकर, ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिए। तीसरे गुणस्थान की तरफ हम बढ़ते हैं, मिश्र गुणस्थान। अब मिश्र गुणस्थान के लिए देखो, बंधने योग्य प्रकृतियों की हमें चर्चा करनी है मिश्र गुणस्थान में। आशा है, उम्मीद है अब जिनवानी में देख रहे होंगे। गोपाल दास जी बरैया की पुस्तक के आधार से हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे मैं पहले यहां से कुछ सिखाऊंगा और फिर हम वहां से कंफर्म करेंगे। देखिए, मिश्र गुणस्थान में बंधने योग्य प्रकृतियों का जो कॉलम है उस कॉलम में आइए, और ऊपर का फिगर वैसा का वैसा लिखिए। 101 प्रकृतियां जो बंधने योग्य प्रकृतियां 200 दूसरे गुणस्थान में थी, वो 101 थी। अभी इसमें कितनी डिडक्ट होगी, कितनी माइनस होगी, प्लस होगी, वो हम देखते हैं। आपको लग रहा होगा प्लस होगी, हाँ, प्लस भी हो सकती है। जो पूर्व के गुणस्थान में नहीं बनता कर्म, वो आगे के गुणस्थान में बंधे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए प्लस की भी गुंजाइश है, और माइनस तो हो ही सकता है, क्योंकि ऊपर ऊपर चढ़ते हुए हल्के हल्के गुणस्थानों में जो कर्म बंधते थे वो ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में नहीं बंधते, तो माइनस तो हो ही सकता है, लेकिन प्लस भी हो सकता है। कैसे, उसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो पहले तो 101 लिखा जाए, 101। फिर लिखना है आपको, आप जानते हैं दूसरे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध कहा गया था? दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृतियों का बंध कहा गया था। लेकिन ध्यान रखना, दूसरे गुणस्थान में जो 25 प्रकृतियों का बंध है, वह अनंत अनुबंधी के उदय को लेकर मात्र 25 प्रकृतियों के बंध की बात है।
क्योंकि वो कोई 25 प्रकृतियां थोड़ी बनती है। अभी अभी हमने कल देख रहे थे, दूसरे गुणस्थान में बनने योग्य प्रकृतियां तो 101 कही है, 101 कही है, लेकिन मिथ्यात्व के उदय को लेकर 25 है बस। और बाकी की जो है वो सॉरी मैं अभी मिथ्या तो बोला, हाँ, अनंतानुबंधी के उदय को लेकर 25 है। बाद बाकी की अप्रत्यक्ष अनावरण, प्रत्यक्ष अनावरण, संझलन आदि के उदय को लेकर कितनी कितनी प्रकृतियां बनती है, सो तो उसके तो जिक्र ही नहीं कर रहे अपन। ये तो सब है कलेक्टिवली, जो हम 101 कहा वो कलेक्टिवली है, लेकिन अकेले का काम अनंत अनुबंधी का केवल 25 प्रकृतियों का है। और उसको अलग से इसलिए गिना है क्योंकि अगले गुण स्थान में ये प्रकृतियां नहीं बंधेगी, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में और अशुद्धि घटती है, अनंतानुबंधी संबंधी भी अशुद्धि घटती है। हमने 11 अशुद्धियों का चार्ट देखा था, पुनः वो रेफर करने लायक है। उसमें अनंत अनुबंधी के उदय संबंधी अशुद्धि यहाँ घट जाती, 1/4 अशुद्धि घट जाती है यहाँ पर। और इसलिए उसके उदय को लेकर जो 25 प्रकृतियां बंधती थी वो यहाँ पर नहीं बंधेगी, इसलिए आप लिखेंगे 101 - 25। वेरी गुड। फिर ब्रैकेट में वे 25 प्रकृतियां हम गिनाते हैं। कौन कौन सी 25 प्रकृतियां दूसरे गुण स्थान में बनती थी? दूसरे गुण स्थान में मतलब अनंत अनुबंधी के उदय को लेकर कौन कौन सी प्रकृतियां थी? तो पहली छोट में यह समझना चाहिए, अनंत अनुबंधी चतुष्क बनती थी। एक कॉमन रूल है, लक्ष्मी वसति व्यापारे के न्याय से, जिस प्रकार पैसे वालों के पास ही पैसा आता है, इस न्याय से यदि हम विचार करें तो यहां पर भी ऐसे लेना चाहिए कि अनंत अनुबंधी का बंध अनंत अनुबंधी के उदय वालों को ही होता है, मिथ्यात्व का बंध मिथ्यात्व के उदय वालों को ही होता है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति के बारे में ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि उनका तो बंध ही नहीं होता है। कोई ये विचार करे सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक प्रकृति बंधेगी क्या, ऐसा नहीं। पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं। मिथ्यात्व, ये रूल लागू होगा, मिथ्यात्व, अनंत अनुबंधी, अप्रत्यक्ष अनावरण, प्रत्यक्ष अनावरण और संज्वलन। संज्वलन प्रकृतियों का बंध उन्हीं को होता है जिनको संज्वलन का उदय है। ऑफ कोर्स पहले गुण स्थान में भी संजुलन का तो उदय है ही, इसलिए उनको संजुलन संबंधी भी बंध होता ही रहता है। लेकिन मुख्यता की बात कही जाती है, जब राजा की बात कही अनंत अनुबंधी की, तो बाकी के सब आ ही गए उसमें। लेकिन और एक एक्सेप्शनल केस समझना इसमें, जैसे मोहिनी की सभी प्रकृतियों में ये लागू बात होती है, जिसका उदय होता है उसका बंध होता है। उसमें एक्सेप्शनल केसेस क्या क्या कही? बोलो। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, उनके उदय में बंध नहीं होता। और एक एक्सेप्शनल केस है, संज्वलन लोभ के उदय में, 10वां गुण स्थान में संज्वलन लोभ का बंध नहीं होता। न जघन्य गुणा नाम का सूत्र याद आ रहा होगा, अभी अभी 10वें गुण स्थान में हम देख रहे थे। इतना जघन्य है वो, इतना निग्लिजिबल है कि उसका कोई काउंटिंग ही नहीं बनता उसका। तो वो भी एक एक्सेप्शनल केस है। मैंने एक रूल बताया, पैसे वालों के पास ही पैसा आता है, ठीक उसी प्रकार समझना चाहिए, जिसका उदय हो उसका बंध होता है। ये मोहनीय की कुछ प्रकृतियों की एक कॉमन रूल मैंने बोल दिया, विथ सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस। अभी फिर अनंत अनुबंधी के उदय को लेकर जो अनंत अनुबंधी 4 प्रकृतियां बन रही थी, 25 में उनका समावेश हो गया। फिर स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और दुर्भग, दुस्वर, अनादे। और एक बात समझना, ये रूल में और एक बात लिख सकते हैं, 6 संगणन और 6 संस्थानों में से अत्यंत हीन संगणन और अत्यंत हीन संस्थान का बंध केवल पहले गुण स्थान में ही होता है, और टॉप संगणन और टॉप संस्थान इसका बंध, ये ज्ञानियों को इसी का बंध होता है। फिर से बात को समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या कि टॉप संगणन और टॉप संस्थान ज्ञानियों को ही बनता है, लेकिन ज्ञानियों को यही बनता है।
अज्ञान अवस्था में भी कोई मंद कषाय के बल पर यह सब उपलब्धि हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सातवेदने की बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। वैसे हमें जानकारी होना चाहिए ही, समस्त देवों को वैसे ही समचतुरस्त्र संस्थान हुआ करता है। भोग भूमि के समस्त जीवों को वैसे ही वज्र ऋषभ नारद संगनन हुआ करता है। क्या बात करने, ये तो ज्ञानी अज्ञानी सबको मिल सकता है। बात मिलने की भी नहीं कर रहे वैसे अभी हम यहाँ पर, हम बंधने की बात करते हैं बंधने की बात कर रहे हैं, क्योंकि देवों के तो कोई संगनन ही नहीं है। लेकिन वो देव यदि संगनन बांधेगा, सर्वर सिद्धि में विराजमान भरत जी का जीव जो भरत होने वाले थे, वे सर्वर सिद्धि में यदि बंद करेंगे तो किसका बंद करेंगे? वे वज्र ऋषभ नारद संगनन का बंद करेंगे। फिर वो यहाँ पर आकर उदय में आएगा। जब भरत की पर्य उनको मिलेगी तो वज्र ऋषभ नारद संगनन उदय में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो मैंने ये कहा अभी कि ये बचे हुए बीच के 4 संगनन और 4 संस्थान है। बीच के वे 4 संगनन और संस्थान का बंद केवल दूसरे गुणस्थान तक ही होता है। तीसरे गुणस्थान में और उसके आगे संभव नहीं है। समझना है? पहले और दूसरे गुणस्थान में हो सकता है। पहले गुणस्थान में तो 6 अंक हो सकता है, दूसरे गुणस्थान में भी वैसे तो खरेखर 6 अंक का ही बंद हो सकता है। लेकिन इन 5 अंक का बंध दूसरे गुणस्थान तक ही संभव है। उसमें भी पहले हीन संगनन हीन संस्थान का तो पहले ही गुणस्थान में, और बचे हुए 4 का दूसरे गुणस्थान तक। गेटिंग कंफ्यूजन नहीं। ऐसा कॉमनली कहते हैं 5 संगनन 5 संस्थान का हीन। हीन मतलब पहले उत्कृष्ट को छोड़कर दूसरे गुणस्थान तक, तो उसमें थोड़ी बाधा खड़ी हो सकती है, क्योंकि उसमें हुंडक संस्थान और संप्राप्त स्वरूपाटिका संगनन के बंद की आपत्ति आएगी दूसरे गुणस्थान में। उसका निराकरण किया आपने। गेटिंग? कोई डाउट? आगे बढ़ना है मुझे, आगे बढ़ता हूं। तो देखिए प्रकृति क्या क्या गिनाई 25 में। अनंत अनुबंधी 4, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा। गौर कर रहे होंगे दर्शनावरण की भी एकदम घात की 3 प्रकृतियां है जो दूसरे गुणस्थान में ही बन सकती है, तीसरे में भी नहीं बन सकती है। स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, दर्शनावरण की एकदम घात की। दुर्भग। और देखो अभी इसमें भी थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि ये गाढ़ी निद्राएं है ना, ये गाढ़ी निद्रा के उदय में ये बंध ये कैसे होगा ज्ञानियों को, इतनी गाढ़ी निद्रा। और ऐसा बंद करेगा यदि, तो मतलब ऐसा बीज डाल दिया कि सम्यक तो ही होने की पात्रता नहीं होगी। दुर्भग, दुस्वर, अनादे, फिर 4 संगनन। कौन कौन से? 4 संस्थान गिनाते हैं पहले। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान और वामन संस्थान। इनका बंद उसको नहीं होता। 4 संस्थान संगनन की बात कर लेते हैं हम। वज्र नाराच, नाराच, अर्धनाराच और कीलित संगनन, इनका बंध यहां पर नहीं होता तीसरे में। तो तीसरे में यदि बंद होगा तो किसका होगा? संस्थान में होगा तो वेरी गुड, समचतुरस्त्र संस्थान का बंद होगा। संगनन यदि बंधेगा तीसरे गुणस्थान में तो कौन सा बंधेगा? वज्र ऋषभ नारद संगनन ही बंधेगा, और बंद तो होगा ही तीसरे गुणस्थान में। ऐसा तो आगे बढ़ते हैं। फिर अप्रशस्त विहायोगति, फिर स्त्रीवेद। ओके, स्त्रीवेद का मतलब ये भी रूल में लिखने लायक है। नपुंसक वेद का बंध केवल पहले में होता है 1। फिर स्त्री वेद का बंध दूसरे गुणस्थान तक ही होता है। पहले गुणस्थान में नपुंसक वेद ही बंधता है, ये नहीं कह रहे हैं। अरे वहां पर स्त्री वेद क्या, वहां पर तो पुरुष वेद भी बन सकता है। लेकिन बात कह रहे हैं नपुंसक वेद और किसी को नहीं बंधेगा। इसलिए ज्ञानियों को कहते हैं ना, षंड में नहीं जन्मेगा वो। प्रथम नरक बिन षडभू ज्योतिष वान भवन षंड नारी। तो षंड तो पहले गुणस्थानवर्ती में बंद होता है, और नारी का बंद तो दूसरे गुणस्थान तक हो सकता है, उसके आगे नहीं। स्त्रीवेद
आगे नीच गोत्र का भी बंध दूसरे गुण स्थान तक ही होता है, तीसरे में नहीं होगा। और तिर्यंच गति, गत्यानुपूर्वी और तिर्यंच आयु, इनका भी बंध दूसरे गुण स्थान तक ही होता है। तो ब्रैकेट में ये भी सब आएगा 25 प्रकृतियों के अंतर्गत। एक और रूल समझना चाहिए, नरकायु का बंध पहले ही गुण स्थान में होता है, सॉरी, नरकायु का बंध पहले ही गुण स्थान में संभव है। तिर्यंच आयु का बंध प्रथम 2 गुण स्थानों में ही संभव है। तीसरा गुण स्थान और उसके ऊपर के जीव को कभी भी नरक और तिर्यंच आयु तो नहीं बंधेगी। यदि बंधेगी तो देव या मनुष्य आयु ही बंधेगी, तीसरे और ऊपर। यदि बंधेगी क्यों कह रहा हूं मैं, आगे बात करते हैं, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। और अभी उद्योत, उद्योत का बंध भी दूसरे गुण स्थान तक ही संभव है, तीसरे गुण स्थान में संभव नहीं है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि तिर्यंच के बराबर ही उद्योत रखा है। क्यों? क्योंकि उद्योत का उदय तिर्यंच में ही आने का नियम है, और वो भी संगी पंचेंद्रिय तक आ सकता है, इसलिए उसके बराबरी में इसको भी रख दिया है। गेटिंग? आगे बढ़ते हैं। आतप का बंध तो हमने देखा था, आतप का बंध तो पहले में ही होता है, हम देख रहे थे, ओके। लेकिन उद्योत का बंध दूसरे में भी हो सकता है, मतलब उद्योत इज कंपेरेटिवली ठीक देन आतप, ये हम देख रहे थे। क्योंकि आतप का उदय तो एक इंद्रिय में ही होता है, इसलिए आतप के साथ एक इंद्रिय जाति भी रखी थी वहां पर। और यहां पर उद्योत के साथ इसलिए तिर्यंच रखा है क्योंकि उद्योत का उदय संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच में भी हो सकता है। एक इंद्रिय में तो हो ही सकता है, लेकिन संगी पंचेंद्रिय में भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कितनी प्रकृतियां हुई है? 25 प्रकृतियां हुई। तो 101 - 25 हाउ मच? 76 हो गए। बट अभी 76 लिखना नहीं है ना, इज इक्वल टू लिखना है। अभी आगे और लिखना है -2, क्योंकि एक और रूल के खाते में और एक रूल डाला जाएगा। ये अभी अभी आपने बात कही थी, क्या बात कही थी? मैं ये कह रहा था कि दूसरे गुण, तीसरे गुण स्थान में और उसके ऊपर यदि आयु बंधेगी तो नरक और तिर्यंच तो नहीं बंधेगी। फिर मैं बोलते बोलते कह रहा था यदि बंधेगी क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि बंधना जरूरी नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं? कोई चरम शरीरी है इसीलिए, चरम शरीरियों को तो आयु बनती ही नहीं है। लेकिन तीसरे गुण स्थान में भी किसी भी आयु का बंध नहीं होता, ऐसा नियम है। तो यहां पर एक बात समझने की है, तीसरे गुण स्थान में जब किसी भी आयु का बंध नहीं होता तो नरक आयु का निराकरण तो करके ही आए। पहले गुण स्थान में नरक आयु का बंध होता है, तिर्यंच आयु का बंध भी दूसरे ही गुण स्थान में होता है, तीसरे में तो नहीं होता। तो यहां पर जब उसकी गिनती कर चुके हैं हम, तो यहां पर -2 में क्या लिखना चाहिए ब्रैकेट में? मनुष्य तथा देवायु। और अभी क्या फिगर आएगा? 74। ये हमने टेबल पढ़ लिया है, ये बड़ा टेबल था। एक बार हम गोपाल दास जी के शब्दों में देख लेते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 500 क्वेश्चन पर आइए। मिश्र गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है? यह लिखते हैं सासादन गुण स्थान में बंध योग्य प्रकृति 101 होती है। इनमें से व्युच्छिन्न प्रकृतियां अनंत अनुबंधी, क्रोधमान मायलो, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, दुर्भग, सुस्वर, अनादे, दुस्वर, अनादे, न्यग्रोध संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, वज्र नाराचे संगनन, नाराचे संगनन, अर्धनाराचे संगनन, कीलित संगनन, अप्रशस्त विहायोगति, स्त्री वेद, नीच गोत्र, तिर्यंच गति, तिर्यक गत्यानुपूर्वी, तिर्यक आयु, उद्योत, इन 25 प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति हो जाती है। आगे बढ़ना है। कहां बंध विच्युत्ति हो जाती है इनकी? हाँ, ऐसा समझना चाहिए। दूसरे गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में मतलब दूसरे गुण स्थान के अंतिम समय में उसका बंध का विच्छेद होगा, और दूसरे गुण स्थान में इसका बंध होगा,
ऐसे बंध विच्छुत्ति का अर्थ है दूसरे गुणस्थान तक होगा। समझ में आ रहा है कुछ? पहले में भी होगा इसका बंध तो, लेकिन दूसरे में विच्छुत्ति हुई मतलब दूसरे तक बंध होता है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। अतः छात्र प्रकृति शेष रहते, परंतु आगे कंटिन्यू करो। परंतु इस गुणस्थान में किसी भी आयु कर्म का बंध नहीं होता। इन 76 में से मनुष्य आयु और देव आयु दो के घटाने पर 74 प्रकृतियों का बंध हो सकता है, क्योंकि नरक आयु के पहले गुणस्थान में और तिर्यंच आयु के दूसरे गुणस्थान में विच्छुत्ति हो जाती है। दूसरे गुणस्थान में तिर्यंच आयु की विच्छुत्ति हो जाती है, मतलब दूसरे गुणस्थान में दूसरे गुणस्थान तक तिर्यंच आयु बंधती है, ऐसा समझना। ये तो विच्छुत्ति का अर्थ कोई ये समझ बैठेगा दूसरे गुणस्थान में विच्छुत्ति हो जाती है मतलब बंध विच्छुत्ति है मतलब बंध नहीं होता है, फिर वो दूसरे के अंतिम पार्ट में समझना। ये कल काफी चर्चा विच्छुत्ति पर की थी। अब हम आगे के टेबल की तरफ बढ़ते हैं। मिश्र गुणस्थान में उदय में आने योग्य प्रकृतियां कितनी, एज पर हमारा रूल है हम 111 को पहले वैसे के वैसे नीचे रख लेते हैं और फिर क्या माइनस करना क्या प्लस करना की बात करते हैं। तीसरे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय आता है, मतलब तीसरे गुणस्थान में कौन कौन सा जीव पाया जाता है, सीधी इतनी सी बात करना चाहते हैं। तो अभी हम देखते हैं 111 माइनस 9 प्रकृतियों को घटाना है, क्योंकि यहां पर जो दूसरे गुणस्थान तक जिसका उदय था और यहां पर नहीं है, ऐसी 9 प्रकृतियां हैं। जैसे हम सब जानते हैं अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का उदय किसी एक जीव को आ जाता है तो दूसरा गुणस्थान बनता है। किसी एक जीव को क्यों कहा, क्योंकि नाना जीव की तरफ से देखे तो अनंतानुबंधी चारों लगाना चाहिए। तो तीसरे गुणस्थान में उदय में ये 4 घटेगी। 9 के वहां ब्रैकेट में लिखना है अनंतानुबंधी 4, फिर लिखना है 1 2 3 4 जाति और स्थावर ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या बात तय हुई, इससे क्या बात तय हुई? दूसरे गुणस्थान क्या कह रहे हैं, तीसरे गुणस्थान में इनका उदय नहीं आता, ना अनंत अनुबंधी का आता है, ना 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जाति का उदय आता है, ना स्थावर का उदय आता है। ब्रैकेट क्लोज किया होगा उसको और देखते हैं हम। लेकिन यहां पर विचारणीय पेच क्या है, कौन सा पेच फंस गया है? तीसरे गुणस्थान में 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय की का उदय नहीं आता, मतलब क्या? मतलब दूसरे गुणस्थान तक इनका उदय आता है। तो पेच क्या है इसमें, पेच क्या फंसा है? विचार करो, आराम से विचार करो। प्रश्न ये है कि जो असंगी तक का जीव है वो दूसरे गुणस्थान में पाया जा सकता है? नहीं, यहां के नियम से तो पाया जा सकता है, लेकिन ये भी हम रूल जानते हैं कि दूसरे गुणस्थान की को अटेन, दूसरे गुणस्थान की प्राप्ति वही जीव करता है जो उपशम सम्यक्त्व से फिसला है। तो क्या हम ऐसा मान ले? बोलो, तो क्या हम ऐसा मान ले? बोलो। नहीं समझ में आ रहा है प्रश्न? रिपीट करता हूं, मैं रिपीट करता हूं। नहीं, ये यहां पर यह कहा जा रहा है तीसरे गुणस्थान में 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जाति का उदय नहीं होता, स्थावर का उदय नहीं होता। और तो और 1 इंद्रिय कहा स्थावर कहा वो एक ही बात है, थोड़ा फर्क है, समझ में आता है ना फर्क क्या है? जैसे हमने पृथ्वी का एक कहा, वनस्पति का एक कहा, वायु का एक कहा, तो यह स्थावर के भेद है, एक इंद्रिय के भेद नहीं है। एक इंद्रिय के कोई भेद नहीं हुआ करते। गेटिंग? जैसे किसी को वनस्पति बनना है तो उसको तो पहले तो स्थावर नामकर्म को उसको बंधेगा, उसको स्थावर में भी उसको फिर, और जाति नामकर्म में फिर उसको बंधेगा, बोलो, एक इंद्रिय। तो वह अलग अलग प्रकृतियां है ये। एनीवे, मुझे तो अभी ये कहना है, ये बात तो इससे तय हुई कि तीसरे गुणस्थान में स्थावर का उदय नहीं आता, मतलब दूसरे गुणस्थान में उदय आता है। मतलब किसी स्थावर को दूसरे गुणस्थान में देखा जा सकता है, ये बात तो तय हो रही ना यहाँ पर।
मैं पहले एक बात को कह दूं कि पुष्पदंत और भूत बलि आचार्य जी मतलब षटखंडागम की विवक्षा में ये मान्यता मान्य नहीं है, ये अमान्य किया उन्होंने। ये कहते हुए असंज्ञों के दूसरा गुणस्थान संभव ही नहीं। पहले तो मैं इतनी बात कह दूं, मतलब ये बात किसी को आखिरी है और आज हमको आखिरती है कि नहीं, थोड़ी प्रश्न है मेरा। स्थावर के दूसरा गुणस्थान कैसे बनेगा साहब? उनके तो पहले गुणस्थान बनना चाहिए, क्योंकि दूसरा गुणस्थान तो उन्हीं के बनता है जो उपशम सम्यक्त्व से गिरा है। तो क्या हम ये मान ले कि स्थावर उपशम सम्यक्त्व से गिरा है? तो ये आचार्य देव ने ये गोमटसार कर्मकांड में ये विवक्षा आई है दूसरी, जिसको गोपाल दास जी यहाँ पर बोल रहे हैं। जनरली हम जो अपेक्षाएं देखते हैं वे सब गोमटसार कर्मकांड की ही रहती है, क्योंकि बहुत सरल भाषा में वो लिखा गया है। उन्होंने बहुत अच्छा समाधान इसका किया है। बाबा ऐसा नहीं है। ऑप्शन में देखो, पहले तो एक रूल्स कुछ समझ लो। प्रथम उपशम सम्यक्त्व में जीव मरता नहीं है, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में मरता है तो देवायु की प्राप्ति करता है। ये तो मरने की बात हुई। लेकिन औपशमिक सम्यक्त्व में यदि अनंत अनुबंधित चतुष्क में से किसी का उदय आ गया, और औपशमिक सम्यक्त्व किसको था वो? ऑफ कोर्स बोलो, संगी पंचेंद्रियों को ही था। ऑफ कोर्स वो संगी पंचेंद्रियों को ही था औपशमिक सम्यक्त्व। और अनंत अनुबंधित चतुष्क में से किसी का उदय आ गया उसके, वो दूसरे गुण स्थान में फिसला, आया दूसरे गुण स्थान में आया और वहां पर मर गया, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में तो मरण होता ही है। वो तो तीसरे गुण स्थान में मरण का निषेध किया है जीवों के। तो दूसरे गुण स्थान में आते ही मरा, और उसने पहले आयु बांध ली थी मिथ्यात्व अवस्था में, भले ही स्थावर की आयु बांधी थी, तिर्यंच आयु बांधी थी। फिर उसने मिथ्यात्व अवस्था में तिर्यंच आयु के साथ साथ तिर्यंच गति भी बांधी थी, तिर्यंच गत्यानुपूर्व भी बांधी थी, और स्थावर भी बांध लिया था उसने, एक इंद्रिय भी बांध लिया था। गेटिंग? नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया। मैं ये कह रहा हूं किसी ने मिथ्यात्व अवस्था में स्थावर प्रकृति बांधी, तिर्यंच आयु गति आदि बांधी, और बाद में सम्यक्त्व हुआ, औपशमिक सम्यक्त्व हुआ। फिर औपशमिक सम्यक्त्व से दूसरे में गिर गया और दूसरे में मरण हो गया उसका। समझ में आ रहा है? अभी दूसरे में मरा वाला जीव कोई सम्यक्त्व में मरा नहीं ना, जो इसको भोग भूमि मिलेगी अभी। लेकिन जो पहले बांधा है इसने सब, अभी तो बांधा है, तो दूसरे गुण स्थान में मरते ही वो स्थावर हो जाएगा, अथवा एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय हो जाएगा संगी। इस हालत में असंगियों को दूसरे गुण स्थान में देखा जा सकता है। इतनी और ऐसे ही केस में यह संभव है। समझ में आ रहा है क्या कहा? आगे बढ़ता हूं मैं। अभी तक हमने ये तय किया, इतनी देर में बोल सकोगे? बोलो। अभी तक हमने इतना तय किया कि जो चार जातियां है उनका उदय दूसरे ही गुण स्थान तक पाया जा सकता है। तीसरे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान वर्ती जीव कभी भी असंगी वगैरह नहीं हुआ करता। असंगी जीव मोस्टली तो पहले गुण स्थानवर्ती होगा, लेकिन दूसरे गुण स्थान में भी उसको देखा जा सकता है चंद लम्हों के लिए। फिर उसको भी, और वो भी गिरता गिरता है, संगी पंचेंद्रियों से गिरा है और अभी और गिरना है उसको, ऐसे चंद लम्हों के लिए उसको देखा जा सकता है। इतने हमने चर्चा की। इस प्रकार 9 प्रकृतियां हुई। अब और एक काम करना है। कहां तक आए हम इसमें? 1 1 1 माइनस 9। वेरी गुड, ब्रैकेट क्लोज हुआ होगा। अभी माइनस और एक काम करना है, माइनस और एक काम करना है। -3 ब्रैकेट में लिखना है अनुपूर्वी। समझ में आए? क्योंकि एक रूल के खाते में डालना चाहिए। बोलो। तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव कभी भी, जिसका तीसरा गुणस्थान चल रहा है, उसको कभी भी निर्वृत्य पर्याप्तक दशा में नहीं देखा जा सकता। नहीं समझ में आ रहा है? एक कॉमन रूल है, तीसरे गुणस्थान में न मरण होता है। एक हम देख रहे थे ना, न मरण होता है, न मारणांतिक समुद्घात होता है।
मुझे तो अभी मरण की तरफ ध्यान आकर्षित करना है। तीसरे गुण स्थान में मरण कभी भी किसी जीव का नहीं होता। जब तीसरे गुण स्थान में मरता नहीं है तो तीसरे गुण स्थान में जन्म भी नहीं हो सकता। तो तीसरे गुण स्थान में कभी भी किसी की निर्वृत्ति पर्याप्त दशा भी नहीं हो सकती, क्योंकि समझ में आ रहा है क्या कहा? क्योंकि पर्याप्ति पूरी होने के बाद ही गुणस्थान के फेर को अवसर है। गेटिंग तीसरे गुणस्थान में कोई मरता तब तो फिर निर्वृत्ति पर्याप्त दशा में, आगे की पर्याय की निर्वृत्ति पर्याप्त दशा में तीसरा गुणस्थान पाया जाता, और निर्वृत्ति पर्याप्त दशा में पाया जाता, और ऐसा संभव नहीं है। और अनुपूर्वी का उदय, क्या कहा? अनुपूर्वी का उदय तो विग्रह गति में आता है। तो मतलब 1 2 3 समय जितने भी हो, अभी तो कहा निर्वृत्ति पर्याप्त का स्टेज तो और आगे है, विग्रह गति के बाद पर्याप्ति प्रारंभ होने वाली है उसकी। अभी तो कोई सवाल ही नहीं है उसका। तो ये अनुपूर्वी मतलब क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां है। ये विग्रह गति में इसका उदय आता है। जब तीसरे गुण स्थान में मरता ही नहीं है तो आगामी भाव संबंधी जो विग्रह गति है उसमें कैसे उदय आएगा इसका? तो ये भी बात है। कुल प्रकृतियां हमारी हो गई, बोलो 99 हो गई। 111 माइनस 9 माइनस 3 हाउ मच? 99 हो गई। बट और एक काम करना है, जो पहले दूसरे गुणस्थान में उदय नहीं आता था वो तीसरे गुणस्थान में उदय आ सकता है। वो कौन सी प्रकृति है ऐसी? सम्यक मिथ्यात्व। शाबाश। इसलिए मैं थोड़ी देर पहले एक बात कह रहा था, वो बात कौन सी थी? मैं बात कह रहा था जो पूर्व गुणस्थान में नहीं बंधता है तो अगले भी गुणस्थान में नहीं बंधेगा, ऐसा नहीं है। मोस्टली ऐसा ही है, जो यहां नहीं बंधेगा वो आगे कैसे बंधेगा? लेकिन कुछ विशेष प्रकृतियां है तो वो उनका तो आगे बंद हो सकता है, यहां नहीं बंधा तो, इसलिए उनको संवर संज्ञा नहीं होती। समझ में आया? तो ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, तीसरा गुणस्थान में इसको उदय होता है। अरे भैया, तीसरा गुणस्थान इसके उदय को लेकर ही तो होता है, सम्यक मिथ्यात्व को लेकर। इस प्रकार यहाँ पर 100 करके इसको एनसर्कल करना चाहिए। इस संबंधी हम गोपाल दास जी को एक बार पढ़ लेते हैं। बोलो प्रश्न क्रमांक बोलो 500। हाँ पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। मिश्र गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय हो सकता है? बोल। बराबर। वेरी गुड। इंद्रिय आदि 4 जातियां और स्थावर, इन 9 प्रकृतियों की उदय विच्छित के दूसरे गुणस्थान में हो जाती है। बराबर। अतः 102 प्रकृतियां शेष रहती। साथ ही 4 अनुपूर्व में से नरक की विच्छित्ति पहले ही हो जाने से बाकी 3 अनुपूर्वी का भी उदय नहीं होता। इस प्रकार शेष 99 प्रकृतियां तथा एक सम्यक मिथ्यात्व को मिलाकर ऐड करना है आगे। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व। शाबाश शाबाश। आगे बढ़ता हूं मैं। अभी अंतिम सत्ता में रहने योग्य प्रकृतियों की बात करते हैं। तीसरे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां सत्ता में रहती है, यहां पर थोड़ा चेंज करना है। 145 वैसा का वैसा नहीं लिखना है, और यदि 145 लिखे तो और एक बात समझना चाहिए, क्या कि आहरक द्विक उसमें 2 बढ़ा दो, क्योंकि आहरक द्विक यहां पर सत्ता में बनी रह सकती है। अथवा ऐसा ना करके ऐसा भी कर सकते हैं, सीधे 148 लिखिए सत्ता में, और 148 माइनस तीसरे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति कभी भी देखने में नहीं आती। 148 माइनस 1 इज इक्वल टू 147 एनसर्कल करो, सत्ता में इतनी पाई जा सकती है। ओके, कंफर्मेटरी टेस्ट फिर से हम देख लेते हैं। पढ़िए गोपाल दास जी को, और यहां पर भी नोट करना चाहिए टेबल में। क्वेश्चन नंबर कौन सा? बोलिए। क्वेश्चन नंबर चलेगा 502। बोलो। मिश्र गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व रह सकता है? इस प्रकार हमने 9 कॉलम्स पूरे किए, 9 स्पेसेस फिल किए। एक रूल में और एक विचारणीय बात है। देखो, आहारक प्रकृति है जिसने बांधी है, आहारक द्विक,
वो तीसरे गुण स्थान में भी आ सकता है। जिसने कभी रिद्धियां चलाई है पहले में भी आ सकता है, तीसरे में भी आ सकता है। तीर्थंकर की एक खासियत है, बोलिए। जिसने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है और सत्ता में पड़ी है, ऐसा जीव फिसल कर पहले गुण स्थान में तो आ सकता है, दूसरे तीसरे में नहीं आ सकता। ऐसी सहज की उसकी योग्यता है। आगे बढ़ना है। 3 गुण स्थान हमने पूरे किए, अभी चौथे गुण स्थान की ओर हम बढ़ लेते हैं। आइए, हाँ, आइए चौथे गुण स्थान की तरफ हम बढ़ लेते हैं। अभी चौथे गुण स्थान के कॉलम में आइए, बंधने योग्य प्रकृतियों के कॉलम में फिर वही बात देखने को मिलेगी अभी हमें, जो पूर्व में तो नहीं बंधती थी जो प्रकृतियां, जो आगे बंधने लग गई। ऐसा कैसे हो गया लिखना है आपको यहाँ पर। 73 वैसे का वैसा, 74 वैसे का वैसा फिगर नीचे लिखेंगे। चौथे गुण स्थान में बंधने योग्य प्रकृतियां, 74 वैसे का वैसा फिगर हमने लिख लिया। +3 करना है यहाँ पर, और 3 में तीनों प्रकार की लिखना है आपको। मनुष्य आयु, देव आयु प्लस तीर्थंकर प्रकृति। अभी आप समझ गए होंगे, जो तीसरे गुण स्थान में हमने 2 कम की थी टेम्पररीली, वो यहां पर फिर से एक्टिव हो जाती है और चौथे गुण स्थान वर्ती जीव मनुष्य तथा देवायु का बंध करता ही है, ये सब जानते हैं। चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंध हो सकता है। अरे भैया, चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंध हो सकता है, सम्यक्ति को बंध हो जाएगा मनुष्य आयु का। अरे बाबा, अरे बाबा, मनुष्य को मनुष्य का बंध नहीं होता सम्यक्ति को, लेकिन सम्यक्ति देव को, सम्यक्ति नारकी को, सम्यक्ति तिर्यंश को यदि बंध होगा तो मनुष्य आयु का ही तो बंध होगा। गेटिंग? और मनुष्य को यदि बंध होगा, मनुष्य तिर्यंश को, तो देव आयु का बंध होगा। तो इसलिए यहां पर 2 आयु फिर खुल गई। ध्यान रखना, कोई ये कहेगा तीसरे गुण स्थान में तो 74 प्रकृतियां बंध रही थी और चौथे गुण स्थान में तो बंधने योग्य प्रकृतियां 77 कही जा रही है। तो इसलिए बताया गया था, प्रकृति और प्रदेश कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो स्थिति और अनुभाग मायने रखता है। ये जो प्रकृतियां एडिशनली बनने लग गई है चौथे गुण स्थान में, जो एडिशनली बनने लग गई है, वे प्रकृतियां, वे प्रशस्त प्रकृतियां मानी गई है, पुण्य प्रकृतियां मानी गई है। मतलब उनका अनुभाग वैसा दुखदाई नहीं है। इसलिए प्रकृति और प्रदेश ये बंध मायने नहीं रखती, ये स्थिति और अनुभाग मायने रखता। और यहाँ पर भले ही प्रकृतियां मायने यदि रखे कोई कहे, तो प्रकृतियों में भी उनका अनुभाग देखा जाएगा ना। इसीलिए चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का भी रास्ता खुल गया। अभी तक तीर्थंकर प्रकृतियां ऊपर के कॉलम में बनती दिख नहीं रही थी कहीं भी, और अभी क्योंकि चौथे गुण स्थान से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो सकता है। समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार 77 करके एनसर्कल किया जाएगा इसको, है ना। और आगे बढ़ लेते हैं हम। पहले तो कंफर्म कर लेते इस बात को। आइए गोपाल दास जी को हम पढ़ लेते हैं। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 504। वेरी गुड क्वेश्चन है। अविरत सम्यक्त गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है? मिश्र गुणस्थान में 74 प्रकृतियों का बंध हो सकता है। राइट। अविरत सम्यक्त गुणस्थान में मनुष्य आयु, देवायु और तीर्थंकर प्रकृति, इन 3 सहित 77 प्रकृतियों का बंध हो सकता है। ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया। वैसे एक बात सुनी होगी, चौथे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का संवर होता है सुना है? कितनी प्रकृतियों का निरोध होता है ऐसा सुना है? और ये सब बातें जानते हैं। 41 प्रकृतियों का संवर चौथे गुणस्थान वर्ती कर लेता है। देखो ना, टोडरमल जी का एक कोट पढ़ लेते हैं हम। 7वें अध्याय का समापन कर रहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी। 267 पेज है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। टोडरमल जी लिखते हैं अंतिम पैराग्राफ में, एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी का अभाव होने पर 41 प्रकृतियों का बंध ही मिट जाता है। राइट।
और 41 प्रकृतियों का जो बंध मिटता है कह रहे हैं वे, वो उसका नीचे फुटनोट डाला है। कौन सी 41 मिट जाती है? कह रहे पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व के उदय को लेकर 16 जो बनती थी, और दूसरे गुणस्थान में अनंत अनुबंधी के उदय को लेकर जो 25 बंधती थी, वो 25 और 16 का बंध रुक जाता है, 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है उनके। अब मेरा एक प्रश्न है, चौथे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है? 77। वेरी गुड। 77 प्रकृतियों का बंध उनके हो सकता है। और कितनी प्रकृतियों का निरोध हो गए हैं? बंध नहीं सकती किसी भी हालत में। 41 प्रकृतियों का बंध नहीं हो सकता, लेकिन बनने योग्य प्रकृतियां तो ज्यादा कही है। फिर कैसे उसका तालमेल बिठाएंगे? बोलो, बनने योग्य प्रकृतियां कितनी कही है? 120 कही है। कितनी कही है बनने योग्य प्रकृतियां? 120। और चौथे गुण स्थान में बनती कितनी है? 77। और बंधती कितनी नहीं है? 41। इसका टोटल करेंगे तो कितना आता है? 118। 118 टोटल आ रहा है। तो ये दो प्रकृतियां कौन सी है जिसका बंध इसको नहीं हो रहा और संवर भी नहीं कहा जा रहा है? क्या कहा मैंने? रिपीट माय लाइन, रिपीट। बंध भी नहीं कहा जा रहा है। ऐसी वे कौन सी दो प्रकृति है जिसका संवर भी नहीं कहा जा रहा है और बंध भी नहीं कहा जा रहा है? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, बंध नहीं होने का तात्पर्य संवर होना मात्र नहीं है। बंध नहीं होने का तात्पर्य बंध विच्छुत्ति मात्र नहीं है। क्या? इसीलिए दो शब्द हमने देखे, तो बंधापसरण और एक तो, हालांकि यहाँ पर बंधापसरण का नहीं बनेगा कुछ भी। यहाँ पर यह अर्थ समझना कि दो प्रकृतियां वे आहारक द्विक की है, जो बंधती तो बंधित तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसका संवर भी नहीं हुआ है उसका, क्योंकि आगे बंधेगी वे। गेटिंग? आगे कहा बंधती है ये भैया? आहारक द्विक ये सात्विक गुण स्थान में बनना चालू होती है। तो यहां पर बंधती नहीं है, लेकिन उसने मात्र से इसको संवर नहीं कहेंगे, क्योंकि आगे बंधेगी ना वे। जो आगे भी नहीं बंधेगी उनको संवर कहते हैं। और बंधापसरण किसे कहते हैं? बंधापसरण एक ऐसा टर्म है जो अभी तक बंधता था, टेम्पररीली बंधना रुक गया, लेकिन आगे फिर बंधना चालू हो सकेगा, उसको कहते हैं बंधापसरण। बंधापसरण में क्या फर्क पड़ गया? अभी बंध रहा था, फिर जैसे तीसरे गुण जैसे प्रायोग्य लब्धि में कई प्रकृतियों के 34 प्रकृतियों का बंधापसरण का है, 46 प्रकृतियों का। क्या कहा? प्रायोग्य लब्धि में 46 प्रकृतियों का बंधापसरण कहा है। नहीं बंधती वे, लेकिन उससे पहले बंधती थी, और उसके बाद भी बंधना चालू होगी सम्यक्त होने के बाद भी, जैसे देवायु है। प्रायोग्य लब्धि में देवायु नहीं बनती 46 प्रकृतियों में, लेकिन पहले बंधती थी, आगे भी बंधेगी सम्यक्त होने के बाद भी, तो उसको कहेंगे संवर नहीं कहेंगे, उसको बंधापसरण। और जो आहारक द्विक प्रकृति, इसको बंधापसरण भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आज तक थोड़ी बंध रही थी वो। हाँ, लेकिन उसको संवर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आगे बनने की उसकी चांसेस है। चलिए आगे कॉलम में आते, उदय में आने योग्य प्रकृतियों की हम बात करते हैं। चौथे गुणस्थान में कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय आ सकता है, मतलब किन किन परिस्थितियों में चौथा गुणस्थान देखा जा सकता है, किन किन जीवों को चौथा गुणस्थान देखा जा सकता है। ऊपर का फिगर 100 वैसा का वैसे लिख लीजिए। अब यहाँ पर जो तीसरे गुणस्थान में उदय नहीं था और यहाँ पर उदय आ सकता है, ऐसी कौन सी प्रकृति है? पहले तो हम इसकी बात करते हैं, जो पहले ऊपर उदय आ रहा था और यहां नहीं आएगा, ऐसा कौन है? 100-1 करिए, ब्रैकेट में लिखे सम्यक मिथ्यात्व, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व को उदय तीसरे गुणस्थान तक ही संभव है। चौथे गुणस्थान में यदि सम्यक मिथ्यात्व आए तो मिश्र गुणस्थान कहलाएगा, फिर चौथा और ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यहां पर सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं आ सकता। लेकिन तीसरे गुणस्थान की अपेक्षा कुछ घटती तो हो गई इसकी उदय में आने योग्य सम्यक मिथ्यात्व, लेकिन बढ़ती हुई है 5 प्रकृतियों की। वे 5 प्रकृतियां कौन कौन सी है हम देखते। +5 लिखी है, ब्रैकेट में लिखेंगे 4 अनुपूर्वी प्लस सम्यक प्रकृति, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू लिखेंगे 104 एन सर्कल। क्या रहस्य है इसका?
क्योंकि चार अनुपूर्वी का उदय तीसरे में नहीं हो सकता। तीसरे गुण स्थान में रहते हुए किसी भी अनुपूर्वी का उदय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि तीसरे में मरता ही नहीं था। जब मरता ही नहीं था तीसरे में, तो विग्रह गति के काल में तीसरा गुण स्थान कैसे पाया जा सकता था? तो वहां पर टेम्पररी हमने उसको माइनस किया था। देखो ऊपर देख रहे होंगे, -3 अनुपूर्वी किया था, देखा? लेकिन 4 तो नहीं था, वैसे 4 चाहिए था। अरे 4 एक ऊपर ऑलरेडी चौथा नरक गति अनुपूर्वी ऊपर का हमने यहाँ पर ऐड करके ऊपर ऑलरेडी डिडक्ट किया था, तो यहाँ पर डबल कैसे डिडक्ट करते? तो यहाँ पर वे प्लस चारों ले ली। मतलब इसका एक अर्थ ये हो गया, बोलो, कि किसी भी प्रकार की विग्रह गति में चौथा गुण स्थान पाया जा सकता है। कौन सी प्रकार की विग्रह गति में? जो नरक आयु वाली विग्रह गति है उसमें भी पाया जा सकता है। जैसे राजा शिरणिक नरक गति अनुपूर्वी में चौथा गुण स्थान पाया गया। जैसे जो मनुष्य मर के देव में चले जाते हैं, सम्यक तो लेकर जा रहे हैं। जैसे कोई जीव देव गति में गए यहाँ से, जैसे नकुल और सहदेव सरवार सिद्धि में गए, सम्यक तो लेकर जा रहे हैं। सम्यक तो वहां के विग्रह गति में कौन सी? देव गति अनुपूर्वी में चौथा गुण स्थान बरकरार है। और मनुष्य मर के देव मर के कोई मनुष्य बन रहा है, ऊपर से कोई जीव आया है ना, कोई नकुल सहदेव का जीव है, सरवार सिद्धि से मनुष्य में आए, तो तब विग्रह गति में मनुष्य गति अनुपूर्वी में चौथा गुण स्थान पाया जाएगा। और उसी प्रकार तिर्यंज गति अनुपूर्वी में भी समझना चाहिए। कैसे? भोग भूमि में। वेरी गुड, शाबाश। कि भोग भूमि में जाएगा सम्यक तो लेकर, तो वहां पर भी चौथा गुण स्थान पाया जा सकता है। इसलिए चारों अनुपूर्वी का सद्भाव का उदय चौथे गुण स्थान में संभव, और सम्यक प्रकृति का उदय भी यहाँ संभव है चौथे गुण स्थान में। कैसे भैया? सम्यक प्रकृति का उदय पहले 3 गुण स्थानों में वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक प्रकृति के उदय का तात्पर्य क्षावक्षमिक सम्यक्त्व से है। उसका उदय, सम्यक प्रकृति का उदय तो चौथा, पांचवा, छठवा, सातवें गुण स्थान में ही संभव है। इसलिए उसको यहाँ पर बढ़ा दिया सम्यक प्रकृति को। गेटिंग? एक बार कंफर्म करिए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 505। अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय हो सकता है? पढ़िए। बराबर। और एक सम्यक प्रकृति, इन 5 प्रकृतियों को मिलाने पर 104 प्रकृतियों का उदय अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान में हो सकता है। वेरी गुड। वर्ड अनुपूर्वी चाहिए कि अनुपूर्वी चाहिए? क्या होना चाहिए? चलो एनीवे, जो भी हो, आगे बढ़ते हैं अपन। अभी आइए चौथे गुणस्थान में सत्ता में रहने योग्य प्रकृतियों की बात करते हैं। चौथे गुण स्थान में 148 की 148 समस्त प्रकृतियां सत्ता में रह सकती है। इसलिए आपको लिखना है 148 और एन सर्कल करना है। ऐसी कोई प्रकृति नहीं जो चौथे गुण स्थान में सत्ता में नहीं रह सकती। गेटिंग? सत्ता में सभी प्रकृतियां यहाँ पर रह सकती है। पहले कभी बांधी होगी, अरे एक इंद्रिय वगैरह, हाँ जी जी एक इंद्रिय भी, तो क्या मिथ्यात्व भी सत्ता में रह सकती है? भाई अभिक्षाक्षमिक यदि सम्यक्त्व होगा, औपशमिक सम्यक्त्व होगा, तो सत्ता में सब पड़ी मिलेगी आपको। सातों की सात, अनंत अनुबंधित चतुष्क वगैरह सातों, ये बात दूसरी है, नोट लिखना है। और एक इसी कॉलम में क्षायिक सम्यक्त्व के वे 7 प्रकृतियां सत्ता में भी नहीं मिलेगी। कौन सी 7 प्रकृतियां? दर्शन मोह के 3 टुकड़े, मिथ्यात्व सम्यक, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति और अनंत अनुबंधित चतुष्क, इनकी सत्ता में भी नहीं मिलेगी। तो लिखना चाहिए 141। आप इतना भी कर सकते हैं 148/141। तो 141 के वहां ब्रैकेट में लिख सकते क्षायिक सम्यक्त्व। और 148 कौन सा सम्यक्त्व है? औपशमिक सम्यक्त्व होगा या क्षावक्षमिक सम्यक्त्व होगा। और कोई भी हो, उनके सत्ता में सभी पाई जा सकती है। गेटिंग? आगे बढ़ते हैं। 4 गुण स्थान हमारे कंप्लीट हो गए। 5वें गुण स्थान की तरफ हम बढ़ लेते हैं। 5वें गुण स्थान में फिर वही प्रोसेस करना है
अच्छा, हमने इसको पढ़ा नहीं है ना, पढ़ लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 506, अविरत सम्यक्त गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व रह सकता है? पढ़िए। अविरत सम्यक्त गुणस्थान में सब अर्थात 148 प्रकृतियों का सत्व रह सकता है, किंतु शायद सम्यक दृष्टि की अपेक्षा इस गुणस्थान में मात्र 141 प्रकृतियों का ही सत्व रह सकता है। वेरी गुड। मैं आगे बढ़ता हूँ पांचों गुणस्थान की तरफ। पांचों गुणस्थान अपने शीघ्रता से पूरा हो जाएगा, उसको हम पूरा कर भी देते हैं। ऊपर का 77 फिगर वैसा का वैसा लिख लीजिए पहले तो। 77। अभी एक और विचारणीय है, चौथे गुणस्थान में जिनका बंद हो रहा था, किसके उदय को लेकर? चौथे गुणस्थान में किसका उदय है? अप्रत्याख्यानावरण कशा चौकड़ी। वेरी गुड। और अभी एक रूल बताता जा रहा था मैं, सॉरी, पहले तो ये बात बता दूं मैं, अप्रत्याख्यानावरण के उदय को लेकर 10 प्रकृतियां बंध रही थी वहां पर। कितनी? चौथे गुणस्थान में बंधने योग्य प्रकृतियां हम देख रहे थे 77। कितनी? उन 77 में से अप्रत्याख्यानावरण के उदय को लेकर 10 बंध रही थी। गेटिंग? कुल कितनी प्रकृतियां बंध रही थी चौथे गुणस्थान में? 77। उस 77 में से 10 प्रकृतियों के बनने का हिस्सा, कंट्रीब्यूशन, वो अप्रत्याख्यानावरण के उदय को लेकर था। और पांचवें गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण का उदय हट गया, उसका अनुदय हो गया। गेटिंग? प्रत्याख्यानावरण के उदय को लेकर पांचों गुणस्थान बनता है। प्रत्याख्यानावरण का जब अनुदय हो गया तो वो जाते जाते उसके अपने अपने दुर्गंध भी ले गए, 10 प्रकृतियां भी हट गए, वे बंद नहीं योग्य। इसलिए यहाँ पर -10 करना चाहिए। 77 -10 ब्रैकेट में 10 प्रकृतियों को लिखते हैं, इज इक्वल टू 67 फिगर करके एनसर्कल होगा। पहले अपन ब्रैकेट फिलअप करते हैं। वे 10 प्रकृतियां कौन सी होगी वे? पहले तो फिर वही लक्ष्मी वसती व्यापारे, धनिकों के पास धन आता है, जिसका उदय होता है उसका बंद होता है। तो यहां पर चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण का उदय है। किसका? अप्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं होने से यहां पर अप्रत्याख्यानावरण संबंधी चतुष्क नहीं बंधेगा। रूल है ये। संजुलन के उदय वाले को, मतलब मुनियों को, केवल संजुलन के उदय वाले को, संजुलन का उदय तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें गुणस्थान में भी होता है, लेकिन छठवें में केवल संजुलन का ही उदय। संजुलन के उदय वाले को कभी भी प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, अनंतानुबंधी नहीं बन सकती। सब बन तो सकती है, हम बन तो सकती है, लेकिन जब फिसले और नीचे आए, पांचवें गुणस्थान में आए, सातवां वाला, छठवां वाला, छठवें गुणस्थान से जब पांचवें गुणस्थान में आए तो प्रत्याख्यानावरण का बंद हो सकेगा उसको, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण का उदय आ गया है। और प्रत्याख्यानावरण का भी उदय हो सकेगा ना, जब चौथे में फिसलेगा तब, क्योंकि जिसका उदय होता है उसी का बंद आने का नियम है। गेटिंग? आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पर चौथे गुणस्थान में कौन सी वे 10 प्रकृतियां थी जो अप्रत्याख्यानावरण के उदय को लेकर बंध रही थी, वे यहाँ नहीं बंधेगी। वो देख रहे, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, मायालोभ, ये 4, मनुष्य गति, मनुष्य आयु और मनुष्य गत्यनुपूर्वी, ये 3 पांचवें गुणस्थान में नहीं बंधती है। चौथे गुणस्थान में बन सकते थे, पांचवें गुणस्थान में क्यों नहीं बंधेगी? बाबा, पांचवें गुणस्थान वाला जीव मर के नियम से देवायु को प्राप्त होने वाला है, उसको बंधेगी यदि आयु, तो देवायु ही बंधेगी पंचम गुणस्थान वर्ती के, तो उसके मनुष्य गति गत्यनुपूर्वी आयु बंधेगी ही नहीं। इसलिए मनुष्य आयु आदि का उदय, बंध केवल चौथे तक कहा। पांचवें गुणस्थान में और उसके आगे यदि आयु बंधेगी तो देवायु ही बंधेगी। तो इसलिए मनुष्य के 3 हटा दिए। फिर औदरिक द्विक हटा देना है, औदरिक शरीर और आहार, औदरिक अंगोपांग उसमें भी होगा। ये क्यों हटा दिया? पांचों गुणस्थान क्यों बंद नहीं करेगा औदरिक शरीर, औदरिक अंगोपांग का? भैया पांचों गुणस्थान वाला जीव मरण करके देवायु में जाएगा, वहां पर उसको औदरिक शरीर कैसे मिलेगा? देवायु में जो नहीं है उसका बंद यहाँ पर कर ही नहीं सकता पांचों गुणस्थान वर्ती जीव, तो उसका औदरिक शरीर, औदरिक अंगोपांग नहीं बंधेगा यहाँ पर। यदि बंधेगा, बोलो, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग बंधेगा उसको। तो
वैक्रिक शरीर में जाएगा। गेटिंग, आगे बढ़ते हैं, प्लस उसको वज्र ऋषभ नाराच संगनन भी नहीं बंधेगा। चौथे गुण स्थान में बंध रहा था वज्र ऋषभ नाराज संगनन, चौथे गुण स्थान में बंध रहा था। मैं कह रहा था ज्ञानियों को स्पेशल बंधेगा संस्थान संगनन, तो यही बंधेगा। तो चौथे में कैसे बंध रहा था फिर, और पांचवें में क्यों नहीं बंध रहा है वज्र ऋषभ नाराज संगनन? भैया पांचों गुण स्थान वाला जीव मर के देव होने वाला है, देव गति में कोई संगनन थोड़ी हुआ करते हैं, इसलिए संगनन का बंध ही नहीं होगा उसको। पहले 5 संगननों की कब की विच्युति हो चुकी है, ये छठवां संगनन भी उसके नहीं बंधेगा। गेटिंग, क्योंकि वो देव होने वाला है। हाँ, चौथे गुण स्थान में क्यों बंध रहा था वज्र ऋषभ नाराज संगनन? क्योंकि भैया जो चौथे गुण स्थान में मनुष्य था उसको नहीं बंध रहा था, उसको नहीं बंध रहा था। लेकिन जो चौथे गुण स्थानवर्ती देव वगैरह है उनको तो मनुष्य में आना था, तो वे वज्र ऋषभ नाराज संगनन बांध सकते थे। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ता हूं मैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 67 प्रकृति लिखना है, इसको कंफर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 508, देश विरत गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? आप यहाँ पर भी क्वेश्चन 508 ऐसा रिकॉर्ड करेंगे टेबल में। पढ़िए इस आंसर को। अविरत समय को गुणस्थान में 77 प्रकृतियों का बंध हो सकता है। उनमें से विच्छिन्न प्रकृतियां मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी मनुष्यायु, औगारिक शरीर, वज्र ऋषभ नाराज संगनन, इन 10 के घटाने पर शेष 67 प्रकृतियों का बंध देशव्रत गुणस्थान में हो सकता है। आगे आना है, सरसरी नजर से हम 4 मिनट में प्रयास करूंगा, बचे हुए दोनों तो पांचों गुणस्थान अपना पूरा हो जाएगा। आइए आगे के कॉलम में उदय में आने योग्य प्रकृतियां कितनी है पांचों गुणस्थान में? 104, पहले वैसी फिगर लिख लीजिए, -17 करिए। जो उदय चौथे गुणस्थान में आ रहे थे ऐसी 17 प्रकृतियां हैं जो यहाँ पर उदय में नहीं आ सकता। ये 17 प्रकृतियां कौन सी हम देखते हैं? प्रत्यक्षावरण चतुष्क का उदय यहाँ पर नहीं आएगा। आगे बढ़ना है, पांचों गुणस्थान में प्रत्यक्षावरण का बोलो उदय नहीं होता। सॉरी, यहाँ पर देखो उसमें क्या है, प्रत्यक्षावरण का तो उदय उसमें क्या है, देखो टेक्स्ट में क्या है आपको देखना है। इसके लिए 50 प्रकृति का बंध उदय, हाँ 509 क्वेश्चन पर आइए। हाँ बराबर है ना, प्रत्यक्षावरण का उदय। अच्छा, पांचवें में ये उदय में आने योग्य प्रकृतियां, ये प्रत्यक्षावरण चतुष्क ये उदय में नहीं आती है। आगे बढ़ना है। हाँ चलिए, थोड़ा सा चेंज करना है आपको। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर भी 509 क्वेश्चन पे यहाँ पर लिखते हैं गोपाल दास जी, देखिए, देशव्रत गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय हो सकता है? चौथे गुणस्थान में 104 प्रकृतियों का उदय हो सकता है, उनमें से विच्छिन्न प्रकृतियां 4। प्रत्यक्षावरण लिखा है, रॉन्ग है, ये अप्रत्यक्षावरण चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्षावरण के उदय को लेकर तो पांचों गुणस्थान बनता है भाई। तो यहाँ पर चाहिए 17 प्रकृतियों में लिखिए अप्रत्यक्षावरण चतुष्क। अप्रत्यक्षावरण का उदय केवल चौथे गुणस्थान में ही बनता है, पांचवें में नहीं। और पांचवें गुणस्थान में किसका उदय नहीं होता? देव संबंधित 3, देवायु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, इनका भी उदय यहाँ नहीं होता। क्यों? देवायु का उदय कौन से गुणस्थान तक बन सकता है? चौथे गुणस्थान तक ही बन सकता है। इसको दूसरी भाषा में कैसे कहेंगे? देव चौथे गुणस्थान तक ही पाए जा सकते हैं, उसी को कहेंगे चौथे गुणस्थान। देवों के पांचों गुणस्थान कभी भी नहीं पाया जा सकता ऐसा। तो इनके पांचों गुणस्थान में देवायु का उदय नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए देव संबंधी 3 हो गए। आगे कौन सी है ये प्रकृतियां? नरक संबंधी 3। ओके, चौथे गुणस्थान में नारकी चौथे गुणस्थान में देखने में आ रहा था, लेकिन पांचवें गुणस्थान में जीव न देव देखने में आता है न नरक, इसलिए नरक संबंधी 3 लिखे, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु।
और पांचों गुण स्थान में वैक्रिक शरीर भी नहीं दिखाई दे सकता, इसलिए वैक्रिक द्विक लिखना, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग। पांचों गुण स्थान में मनुष्य और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी लिखना है, इतना ध्यान रखना है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि विग्रह गति में पांचवा गुण स्थान किसी के भी कभी नहीं होता। चारों गत्यानुपूर्वी में, चारों अनुपूर्वी में पांचवा गुण स्थान नहीं होता, इसलिए यहाँ पर मनुष्य और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी ले ली। तो बची हुई क्यों नहीं ली? भले आदमी देव और नरक की तो ले ही ली, तो ली ऊपर। फिर लिखे दुर्भग, फिर लिखे अनादे, फिर लिखे अयशस कीर्ति इज इक्वल टू लिखेंगे 87 एनसर्कल। एक बार उसको पढ़ लीजिए, गोपाल दास जी को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 509 पढ़ लीजिए। देशवरत गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय हो सकता है? शाबाश। चौथे गुणस्थान में 104 प्रकृतियों का उदय हो सकता है। उनमें से विच्छिन्न प्रकृतियां अप्रत्यक्ष देव गति, देवगत्यनुपूर्वी देवायु, नरक गति, नरक गत्यनुपूर्वी नरकायु, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांग, मनुष्य गत्यनुपूर्वी, तिर्यंच गत्यनुपूर्वी, दुर्भग, अनादय, अयशस्कृति। इस तरह इन 17 के घटने पर शेष 87 प्रकृतियों का उदय देशवरत गुणस्थान में हो सकता है। चलिए अभी अंतिम, सत्ता में रहने योग्य प्रकृतियां कितनी है पांचों गुण स्थान में? उसके 148 में से सत्ता में नरक आयु नहीं रह सकती। इस प्रकार उसके 147 प्रकृतियां सत्ता में पाई जाती है। नरक गति, नरक गत्यनुपूर्वी सत्ता में रह सकती है। आयु इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि आयु पूर्व भव में ही बांधता है। गति का तो ऐसा कोई रूल नहीं है। गति तो वर्तमान भव में भी बांध ही रहा है निरंतर। गेटिंग? तो पांचों गुणस्थान की सत्ता में नरक आयु इसलिए नहीं है क्योंकि पांचों गुणस्थान वर्ती को मर के नरक आयु में नहीं जाना है, लेकिन पांचों गुणस्थान वर्ती को मर के देवायु में जाना है, इसलिए देवायु बांधेगा। लेकिन पांचों गुणस्थान वर्ती जीव बाकी नरक गति वगैरह तो बांध सकता है और वहां पर उदयावली में भी उसके बनी रह सकती है। कहां पर? देव आयु भोगते हुए भी उदयावली में बाकी की गतियां रह सकती है, बाकी आयु नहीं रह सकती। एक ही आयु रहती है लेकिन गतियां चारों उदयावली में रह सकती है। ये इसका रहस्य हो गया। क्षयिक सम्यक्त्वी की अपेक्षा 140 समझना चाहिए। वे 7 प्रकृति अनंत अनुबंधी चतुष्क और मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व समय प्रकृति, ये 7 यहाँ नहीं होती तो 147 एनसर्कल ऑब्लिक 140, इसको भी एनसर्कल करिए। 5 गुण स्थान हमारे आज पूरे हुए हैं। आगे चर्चा फिर। ओम नमः।